योजनाओं में कह रहा है कि संबंधित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सूखा प्रवास क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम और रोजगार के बदलने के लिए नरेगा एक योजना है। फिर कह रहा है कि शीघ्र तैयार होने फसलों को बीज तैयार किया जाता है, ऐसी फसल का तैयार किया जाता है बीज हाइब्रिड जो कि जल्दी तैयार हो जाए। हम लोग हाइब्रिड बीज अगर हमेशा प्रयोग करते हैं जल्दी हो जाए। कृषि में नई तकनीकों का विकास किया जाता है। पशुपालन एवं मुर्गी पालन और कृषि के पूरक अंग के रूप में विकसित किए जाते हैं। जल छिड़काव और संग्रह के तरीके बनाए जाते हैं। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग का विकास किया जाता है। शुष्क उष्णकटिबंधीय और अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान हैदराबाद एवं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर द्वारा भूमि एवं कृषि संबंधी समस्याओं का निदान किया जाता है। यानी पूछेगा आपको कि उष्णकटिबंधीय कृषि क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका हैदराबाद में है। अगर पूछेगा कि शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका जोधपुर है, जोधपुर राजस्थान में है। अब कह रहा है कृषि के प्रकार, कृषि कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रारंभिक जीविका कृषि होता है, गहन जीविका कृषि होता है और वाणिज्यिक जीविका कृषि होता है। सबके बारे में बारी-बारी से देखेंगे हम लोग। तो प्रारंभिक जीविका कृषि होता है, यह क्या है, बहुत ही प्राचीन काल से कृषि का तरीका है जो कि परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है और खेती में औजार काफी परंपरागत होते हैं, जैसे लकड़ी का हल, कुदाल एवं खुरपी। यानी पुराना तरीका से जो खेती की जाता है वही कहलाता है प्रारंभिक जीविका कृषि। यानी शुरू से लोग जैसे आदिकाल से यूज करते आ रहे हैं। कह रहा है कि इसमें जमीन में जुताई गहराई तक नहीं हो पाती है और बीज ऊपर में ही बो दिया जाता है और फसल पकने पर इसे काट दिया जाता है और इसमें आधुनिक निवेश का अभाव होता है। यानी आधुनिक जो तरीका होता है उसको इसमें ट्रैक्टर वगैरह या और चीज का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें उत्पादन फसल भी कम होता है और ऐसी खेती का टुकड़ा मतलब छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पर उगाए जाते हैं और वनस्पति को काट कर जलाकर साफ करके वहां पे ऐसी जीविका कृषि का उपयोग किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की जीविका कृषि के अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य असम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में झूम की खेती की जाती है। यानी इसको क्या कहा जाता है, झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम की खेती। झूम की खेती करने का मतलब होता है जंगली क्षेत्रों को काट कर कृषि योग्य भूमि बनाना और कुछ सालों तक कृषि करना और पुनः उसको छोड़ देना और फिर दूसरे जंगल के भूभाग को काटना, फिर वहां खेती योग्य भूमि बनाना और फिर खेती करना, फिर छोड़ देना, फिर तीसरे जगह काटना, ऐसे किया जाता है। झूम की खेती होती है। मणिपुर में इसे पामलू तथा छत्तीसगढ़ में इसको बक्सर जिले में, अंडमान निकोबार द्वीप में इसमें दीपा के नाम से जाना जाता है। यानी अन्य अन्य राज्यों में अन्य अन्य प्रकार से इसे जाना जाता है। अब कह रहा है गहन कृषि का मतलब क्या है। गहन कृषि कहने का तात्पर्य है, देखिए गहन कृषि किसे कहते हैं। गहन कृषि कह रहा है कि यह कृषि देश के अधिकांशतः हिस्सों पर किया जाता है और भूमि के जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, इसके कारण ऐसी पद्धति अपनाई जाती है। यानी जहां पे जनसंख्या दबाव अधिक होता है वहां पे गहन कृषि की पद्धति अपनाई जाती है। जहां श्रम अधिकता होते हुए परंपरागत कृषि कौशल का भरपूर उपयोग किया जाता है और भूमि में उर्वरता को बनाए रखने के लिए परंपरागत बीज और रख रखाव मौसम संबंधित अनेक ज्ञान की जरूरत होती है। जनसंख्या बढ़ने पर आकार काफी छोटा हो गया है, जनसंख्या बढ़ा है इसलिए जमीन का आकार छोटा हो गया है, इसलिए ऐसी कृषि का उपयोग की जाती है। कह रहा है कि इस कृषि में प्रधान फसल जो है धान की खेती होती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिक उत्पादन और अधिक जनसंख्या के लिए कम पड़ने लगता है, इसलिए किसान व्यापार कर रहा है, किसान के पास व्यापार के लिए बहुत कम उत्पादन होता है और इसे जीविका निर्वाहन कृषि कहते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं, जीविका निर्वाहन कृषि भी कहते हैं। यानी गहन कृषि को जीविका निर्वाहन कृषि कह सकते हैं आप। अगला आपका है व्यापारिक कृषि। वाणिज्यिक मतलब होता है व्यापारिक, कंफ्यूजन नहीं होना है। वाणिज्यिक मतलब होता है व्यापारिक, ठीक है। व्यापारिक कृषि, वाणिज्यिक, कॉमर्शियल। कह रहा है कि नाम के रूप में इस फसलों को भी उपजाया जाता है, यानी वैसा फसल जो कि व्यापार के लिए हो, ठीक है। इसमें अधिक पूंजी और आधुनिक कृषि तकनीकी का निवेश किया जाता है, जिसके कारण किसान इससे अधिक लाभ उठा सकता है। जिसमें परिष्कृत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक दवाओं इत्यादि का उपयोग किया जाता है और ये कृषि की पद्धति हरित क्रांति के फलस्वरूप और वृद्धि हुई है। यानी हरित क्रांति जो आया उसके परिणाम स्वरूप इसमें और वृद्धि की गई है। मुख्य रूप से इसमें
गेहूं पर अधिक वृद्धि दिखा। पंजाब में, हरियाणा में बासमती चावल इससे अग्रणी उत्पादन करते हैं। रोपण कृषि एक प्रकार का व्यापारिक कृषि ही है, यानी रोपण कृषि व्यापारिक कृषि, जैसे धान को कबार के रोपते हैं ना, वो रोपण कृषि कहलाती है। ठीक है। भारत में करा के चाय, कॉफी, रबर, गन्ना के केला रोपण कृषि में आते हैं। चाय असम के दार्जिलिंग और कॉफी कर्नाटक, रबर केरल इत्यादि में उपजाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से व्यापारिक फसल होते हैं। इसमें परिवहन, यातायात साधन एवं संचार का भी विकास परम आवश्यक है। अब कह रहा है फसल के प्रारूप। फसल के प्रारूप में देखते हैं, फसल के प्रारूप में 3 प्रकार का फसल आ जाते हैं आपके, रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल। मैंने इसके बारे में लिख दिया है कुछ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं, मैं ऐसे इसको बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। पहला रबी फसल है। रबी फसल कह रहा है कि जाड़े के महीने में होता है। ये जरूर याद रखिएगा रबी फसल कब होती है और कौन कौन से उसमें फसल आते हैं, क्योंकि हर बार आपके ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन रहता है, इससे पक्का रहता है। तो कह रहा है कि रबी फसल जाड़े के दिनों में यानी अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है, यानी रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है, और इसको गर्मी के दिनों में यानी अप्रैल से जून तक काट लिया जाता है। इसमें कह रहा है कि गेहूं आता है, जौ आता है। देखिए अप्रैल महीना में अभी गेहूं कट रहा है, कभी कभी मार्च में भी कट जाता है, तो आगे पीछे बोने की वजह से गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मसूरी हो गया, सरसों हो गया, इत्यादि सब रबी फसल में आते हैं। आपको दिन अगर महीना याद रहेगा तो आपको फसल भी याद खुद ब खुद हो जाएगा कि कौन सा फसल उस समय काटा जाता है। ठीक है। रबी फसल की खेती देश के विस्तृत भागों में की जाती है, और ये उत्तरी पश्चिमी में जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में विशेष राज्यों में होती है। हरित क्रांति के बाद इनमें फसलों में काफी वृद्धि हुई और नई तकनीकी द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाले नए बीजों का भी निर्माण किया गया। साथ ही इसमें सिंचाई के साधन और रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं का भी उपयोग किया जाता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप पर्यावरण की समस्या तो उत्पन्न हुई, किंतु इन फसलों पर अत्यधिक विकास हुआ। दूसरा कह रहा है कि रबी फसल देख लेते हैं, खरीफ फसल देख लेते हैं। खरीफ फसल कह रहा है कि भारत में वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जो कि सितंबर और अक्टूबर में काट लिया जाता है, यानी ये वर्षा वाले समय में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, यानी जुलाई अगस्त में बोया जाता है और आपका सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, मतलब जून जुलाई ही होगा। हाँ, जिसमें कह रहा है कि मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, गेहूं, उड़द, सोयाबीन, कपास, जूट इत्यादि ये सब फसल आते हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और कोकनीय तटीय मतलब महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के जो तटीय भाग है उसे कोकनीय तटीय कहते हैं। इन क्षेत्रों में भी किया जाता है। कुछ वर्षों में पंजाब और हरियाणा में अच्छी बासमती चावल की उपज हुई है, जो कि भारत में पहले स्थान पे आता है। यहाँ पे अधिक वर्षा होती है और धान की 3 फसलें उगाई जाती है। पूछ सकता है कि में से कौन सी धान की फसल है, तो धान की फसल में आपका सोम, अमन और बोड़ो। सोम, अमन और सोम नहीं है जी, औस है, औंस, अमन और बोड़ो, ये तीनों क्या है, धान की प्रमुख फसल है। किस धान की, तो बासमती धान की। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अंतिम में है आपका जायद फसल। जायद फसल को गर्मा फसल भी कहते हैं। बहुत लोग जायद फसल के नाम से नहीं जानते होंगे, गर्मा फसल के नाम से जानते हैं, तो गर्मा फसल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है खरीफ एवं रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसे गर्मा फसल या जायद फसल कहते हैं, जिसमें कि धान भी होता है, मक्का भी होता है और सब्जियां भी होती है। जैसे अभी सब्जियों का मौसम आया हुआ है, अभी गर्मा फसल का मौसम है, यानी खीरा, ककड़ी, नेनुआ, भिंडी, तरबूजा, ये सब जो भी होता है वो सभी गर्मा और जायद फसल में आते हैं। यानी प्रारंभिक गर्मी जो होती है उसमें ये लगाया जाता है। जैसे अभी प्रारंभिक शुरुआती गर्मी है तो इसमें लगाया जाएगा, वो गर्मा फसल होगा या जायद फसल होगा, जो कि आपको यहाँ चार्ट बना कर दिया हुआ है। इस चार्ट को जरूर आप लोग नोट कर लेंगे, पेज नंबर 134 आप लोग फेयर पेज को जरूर लिखेंगे चार्ट को। कह रहा है कि देश में 2 बड़े कृषि क्षेत्र में बांटा गया, जहाँ 100 सेमी से वर्षा होने वाला जो क्षेत्र होता है वो चावल के लिए महत्वपूर्ण होता है। अधिक जहाँ 100 सेमी से ज्यादा वर्षा होगा वो चावल के लिए महत्वपूर्ण है, और 100 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र गेहूं के लिए महत्वपूर्ण होता है। मुख्य फसलों में आ जा रहा है आपका, जहाँ पे कह रहा है कि वर्षा की मात्रा, मिट्टी का प्रकार, कृषि पद्धति में विभिन्नता हो, इसके फसलों भारत के विभिन्न फसलें उपजाई जाती है प्रमुख फसलों में, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, अरहर, दरहर, पेय पदार्थ ये सभी आ जाएंगे। चावल के लिए फिर हम लोग देखते हैं अनुकूल क्या होता है। तो चावल के लिए कह रहा है कि मुख्य खदान फसल है, जिसकी जनसंख्या बड़ी जनसंख्या निर्भर करती है, और 22% विश्व में लोग चावल भारत से ही खरीदता है, यानी भारत ही है जो पूरे विश्व को 22% चावल देता है। और कृषि भूमि इसके लिए कुल 23% उत्पादन के लिए है, लेकिन 22% ही भारत उत्पादन
कर पाता है। इसके लिए तापमान अधिक होना चाहिए, यानी कह रहा है कि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इसके उपजाऊ के लिए तापमान आवश्यक है, यानी कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और कह रहा है कि बोते समय 21 डिग्री, बढ़ते समय 24 डिग्री और काटते समय 27 डिग्री टेम्परेचर धान के लिए होना चाहिए। वर्षा कह रहा है कि 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, जहां अच्छी सिंचाई होती है। मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होनी चाहिए, यानी जलोढ़ मिट्टी में चावल उपजता है। चिकनी दोमट मिट्टी में भी इसकी पौधे विकसित हो सकती है, यानी कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छा है, लेकिन चिकनी मिट्टी में भी हो सकता है। कह रहा है कि श्रम यानी मानव श्रम कह रहा है कि इसमें अधिक आवश्यकता पड़ती है रोपने के लिए और उसको अन्य चीज देखने के लिए, मतलब रोपने के लिए काटने के लिए मानव की आवश्यकता पड़ती है। तो काटने वाला अन्य आधुनिक चीज आ गया, रोपने वाला तब आधुनिक बढ़ गया है। अब हम देखते हैं उत्पादन और विस्तार के बारे में, यानी आप लोगों ने फसल का प्रारूप देख लिया, अब लोग उत्पादन के बारे में देखते हैं।